हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप लोग का एग्जाम 13 से 20 जून के बीच में होने वाला है, आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को डेली जरूर किया करो, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक 2 तारीख से लेकर के 19 मई तक जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं उसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम फ्रेंड्स नहीं हो रहा है तब तक आपको इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट डेली 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप लोग 2 तारीख से लेकर के 19 मई तक जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फ्रेंड्स रेडी है, पीडीएफ आप ले सकते हैं। 300 से प्लस कैंडिडेट ने उस पीडीएफ को फ्रेंड्स ले लिया है। अगर आप लोग भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार पीडीएफ के बारे में आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ में आपको 2 मई से लेकर के 19 मई तक सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। लगभग फ्रेंड्स आपका 39 शिफ्ट का अभी तक एग्जाम खत्म हुआ था, उसमें फ्रेंड्स आपके टोटल 700 से 800 जीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में रिपीट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आगे के 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, इसलिए फ्रेंड्स ज्यादा चांस है कि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। अगर आप फ्रेंड्स इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो 20 रुपए पे करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर जैसे आप मैसेज करेंगे सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, किस तरीके से आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो कैंडिडेट इस पीडीएफ को बाई कर रहे हैं उनको जो आपको डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको 12 जून को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट इस पीडीएफ को बाई किए हैं, लगभग फ्रेंड्स आपके 300 से ज़्यादा कैंडिडेट ने इस पीडीएफ को ले लिया है, उनको फ्रेंड्स इसके साथ में जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डेली 25 क्वेश्चन का कराया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको 12 जून को यानी 13 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एक दिन पहले यानी 12 जून को वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर फ्री सेंड किया जाएगा जो कैंडिडेट इस पीडीएफ को बाई किए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी पीडीएफ को नहीं लिया है, पीडीएफ लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पूछा गया है कौन सा ऐसा भाग है जहां पर फ्रेंड्स आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको याद करना होगा भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखना, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, मैसूर के पठार, कुर्ग तथा अंडमान के द्वीपों में मिलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ से आपके जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और मैसूर के पठार, कुर्ग तथा अंडमान के द्वीपों में पाए जाते हैं। अब कहाँ नहीं पाया जाता है, तो पूर्वी घाटी में नहीं पाया जाता है। तो बस आपका एक ही आंसर होगा, कहाँ नहीं पाया जाता है, पूर्वी घाटों में नहीं पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक की बात करते हैं तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। तो गुरु ग्रंथ साहिब इसका आंसर होगा। याद रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि पूछा जाएगा सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो विवरण है ये आपका महाभाष्य से प्राप्त होता है। तो महाभाष्य इसका आंसर होगा। याद रखना, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो विवरण है फ्रेंड्स ये आपका महाभाष्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो है फेस्टिवल से हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आएगा, आपका लोक नृत्य से भी 1 क्वेश्चन आएगा, जो है टेम्पल से 1 क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आपका जो है पुस्तक से आएगा। इस जो क्वेश्चन आपका फिक्स है फ्रेंड्स उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। तो अगर हम इसकी बात करें कि नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार में किया जाता है, तो आपका ओणम त्योहार में किया जाता है। तो याद रखना, ओणम जो है नौका दौड़ किस त्योहार के लिए किया जाता है, ओणम त्योहार के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे यह पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना नरसिंह देव द्वितीय ने कराया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है या फिर इसका निर्माण किसने कराया, नरसिंह देव द्वितीय ने कराया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखना ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। तो ओडिशा राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है यह सूर्य देवता को समर्पित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वतंत्र भारत की पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली जो राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी थी वो कौन सी थी, तो याद रखना फ्रेंड्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है स्वतंत्र भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लड जो है वो लाल को है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर होगा। याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग की उपस्थिति हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। विटामिन से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम आपको करा देंगे। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम फ्रेंड्स याद रखना टोकोफेराल है। तो क्या है, टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आप लोग विटामिन ए बी सी डी ई के इन सभी का जो है फ्रेंड्स आप लोग रासायनिक नाम याद रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेराल है। अगर पूछा जाए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसकी कमी से जो है ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो ब्लड का जमाव ना होना इसकी जो है रोग है। तो इसको भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉकी की पूछा गया है, हॉकी जो खेल होता है, हॉकी मैच होती है, उसकी अवधि कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 60 मिनट बिल्कुल सही होगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की जो सामान्य अवधि होती है वो 60 मिनट की होती है। तो याद रखना फ्रेंड्स 60 मिनट इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाए हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं या फिर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना इसके प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको समयावधि पूछ सकता है, आपके खिलाड़ियों की संख्या पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेंड्स पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिटिल अगर मास्टर की बात करते हैं तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। तो सुनील गावस्कर इसका आंसर होगा। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना। ध्यान देना है फ्रेंड्स, लिटिल मास्टर पूछा गया है, ना कि आपका मास्टर ब्लास्टर। अगर यहाँ पर इसी की जगह मास्टर ब्लास्टर पूछा जाए तो मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, लिटिल मास्टर पूछा गया है। तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए, साइना नेहवाल की अगर हम बात करते हैं, साइना नेहवाल फ्रेंड्स बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। 100% फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट किसी भी एक खिलाड़ी का नाम देगा, वो किस खेल से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स फुल फॉर्म से है, फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जीएनपी का पूर्ण रूप फ्रेंड्स याद रखना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगर इसमें पूछा जाए जीएनपी में जी का क्या अर्थ होता है, तो ग्रॉस होता है, एन का अर्थ होता है नेशनल, पी का अर्थ होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है जीएनपी में एन का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका पुस्तक से रिलेटेड आ गया कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अनहैप्पी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो याद रखना, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट पूरा एनालिसिस देखे होंगे 2 तारीख से लेकर के 19 मई तक, उनको पता होगा बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, कि कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गरीबों की कथकली की अगर बात किया जाए, कौन सा ऐसा नृत्य है जो गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, ओटाम थुल्लाल केरल का नृत्य है जो गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो इस नाम को फ्रेंड्स याद रखना। तो फ्रेंड्स, यही पीडीएफ फ्रेंड्स आपका जो है टोटल कलेक्ट किया जा रहा है। टोटल डेली का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपको 12 जून को सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा। जो कैंडिडेट आपका 2 तारीख से 19 मई तक पीडीएफ बाई किए हैं, उनको आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा आपके एग्जाम के एक दिन पहले। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग एक दिन पहले आप लोग सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें फ्रेंड्स आपका उत्पाद विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना याद रखना, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए? तो उत्पाद विधि एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। नीति आयोग के जो पदेन सभापति होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था फ्रेंड्स, ये आपका 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। कब पारित किया था? 1942 में 8 अगस्त को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका युद्ध से रिलेटेड है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, बक्सर की अगर हम युद्ध की बात करें, इसका युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो ध्यान देना, बक्सर का जो युद्ध था फ्रेंड्स वो आपका 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। सन याद रखना, 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के और मुगल नवाबों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद से भी हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आएगा। अगर बात किया जाए कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 312 के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखना, अनुच्छेद 312 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना फ्रेंड्स, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा भी गया था, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से है कि किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो देखिए, केंद्र के पास जो अविष्ट शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत हैं। तो याद रखना, जो है अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास 248 अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ढेर सारे पूछे गए थे। देव समाज का संस्थापक कौन है? आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो याद रखना, देव समाज के संस्थापक अगर पूछा जाए तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो हैं इसके संस्थापक हैं। तो देव समाज का संस्थापक क्या है, कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जनगणना से है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, जनगणना से भी आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ध्यान देना, अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप सबको पता होगा दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसके विपरीत पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ लक्षद्वीप की है। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कौन से केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? दिल्ली में है, सबसे कम किस में है? लक्षद्वीप में है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उसी पर बिल्कुल डिपेंड, उसमें केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें आपका राज्य पूछा गया। तो ध्यान देना, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यही क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो दूसरा स्थान पर फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। पहले स्थान पर जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम की है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों में ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर करना। और इसी तरह से डेली सुबह 10:30 बजे प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको डेली इसी तरह से मॉर्निंग में 10:30 बजे प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।